नमस्ते दोस्तों आज जो मैं आपको कहानी बताने वाली हूँ ना, वो किसी बॉलीवुड थ्रिलर मूवी से कम नहीं है। लेकिन दुख की बात ये है कि ये बिल्कुल सच है। सोचिए, एक ऐसा शहर जो अपनी सफाई और एजुकेशन के लिए पूरे इंडिया में जाना जाता है, इंदौर। वहां एक 24 साल की लड़की जो अपने करियर के सपने देख रही थी, एमबीए की पढ़ाई कर रही थी और अचानक से गायब हो जाती है। और जब उसकी सच्चाई सामने आती है तो पूरा देश हिल जाता है। हम अक्सर ये सोचते हैं कि क्राइम सिर्फ वहां होता है जहां लोग अंडर एजुकेटेड या अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि एक पढ़ा लिखा एमबीए स्टूडेंट जो हमारी और आपकी तरह एक नॉर्मल लाइफ जी रहा था, वो ऐसा क्या कर सकता है कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट और क्रिमिनोलॉजिस्ट भी हैरान रह जाएं। 2024 की शुरुआत में जब ये केस सामने आया तो ये सिर्फ एक मर्डर केस नहीं था दोस्तों, ये एक बहुत ही अजीब और चिलिंग इंटरसेक्शन था दो अलग दुनियाओं का। एक तरफ थी मॉडर्न डिजिटल ऑब्सेशन, डेटिंग एप्स, व्हाट्सएप एंड सोशल मीडिया, और दूसरी तरफ आर्काइक यानी पुराने जमाने की रिचुअलिस्टिक बिहेवियर्स और तांत्रिक क्रियाएं। पर सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों? क्या सिर्फ एक डेटिंग ऐप का नोटिफिकेशन किसी की जान लेने की वजह बन सकता है, या फिर ये कहानी उससे कहीं और ज्यादा गहरी है? इस केस ने फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट को एक नया केस स्टडी दिया है। इसमें सिर्फ मर्डर नहीं है दोस्तों, इसमें है पोस्टमार्टम डिस्क्रिप्शन, यानी मौत के बाद भी उस मासूम के साथ जो दरिंदगी हुई वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। और उससे भी ज्यादा शॉकिंग था पीयूष का बिहेवियर। वो बिल्कुल काम था जैसे उसने कुछ गलत किया ही ना हो। आज हम इस वीडियो में सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि क्या हुआ, बल्कि हम उस साइकोलॉजी के अंदर झांकेंगे। हम बात करेंगे उस फेटल फिक्सेशन की जहां प्यार कब एक जहरीला नशा बन जाता है, पता ही नहीं चलता। हम इंदौर की गलियों से लेकर मुंबई के पनवेल तक के उस मैन हंट को ट्रैक करेंगे जहां ये कातिल छुपा हुआ था। और दोस्तों, ये केस हमारे लीगल सिस्टम के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि ये उस पहले केस में से एक है जो नए लॉज यानी भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के अंदर इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। तो चलिए इस दर्दनाक और हैरान कर देने वाले दास्तान की शुरुआत करते हैं। पर सोचने वाली बात यह है दोस्तों कि क्या पीयूष ने इसे पहले से प्लान किया था, या फिर उस वक्त उसके दिमाग में कोई शैतान सवार था? और सबसे बड़ा सवाल, मौत के बाद भी उसकी आत्मा से वो क्या कराना चाहता था? ये सब जानने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आगे हम उन चेहरों को दिखाएंगे जो इस ट्रेजेडी के गवाह बने। अब आते हैं इस दर्दनाक कहानी के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। वो लोग जिनकी वजह से ये पूरा केस शुरू हुआ, वो इंस्टीट्यूशनल पावर्स जिन्होंने इस कातिल को पकड़ने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। दोस्तों, जब भी हम किसी क्राइम की बात करते हैं, हमारे दिमाग में एक इमेज बन जाती है कि कातिल शायद कोई गुंडा होगा या फिर ऐसा कोई इंसान जो समाज से कटा हुआ हो। पर इस केस की सबसे डरावनी बात यही है कि यहाँ स्टेक होल्डर्स कोई टिपिकल क्रिमिनल्स नहीं है। यहाँ बात हो रही है पढ़े लिखे, शहरी और एम्बिशियस नौजवानों की। सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से, पीयूष धनोटिया। 24 साल का ये लड़का खुद एक एमबीए स्टूडेंट था। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ रहा है, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकता था, पर उसके अंदर एक पॉजिटिव ऑब्सेशन पनप रहा था। पुलिस और इन्वेस्टिगेटर्स भी हैरान रह गए, क्योंकि पीयूष कोई मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से नहीं आता था। वो एक मिडिल क्लास एडुकेटेड घर का बेटा था। पर क्या एजुकेशन इंसान को दरिंदा बनाने से रोक सकती है? पीयूष की जिराफती के बाद जो सबसे क्रीपी चीज नोटिस की गई थी, वो थी उसकी अनसेटलिंग काम। जब रिपोर्टर्स ने उससे पूछा कि उसने ये क्यों किया, तो वो डरता नहीं था, बल्कि हल्के से मुस्कुराकर कहता है कि जो होना था वो हो गया, अब जानकर क्या करोगे? क्या हुआ था? क्यों मारा? तो लवर थी ना, फिर क्यों मारा?
कुछ नहीं हुआ, छोड़ो, जो हो गया हो गया यार। अरे कैसी बातें कर रहे हो, आपने मारा एक लड़की को, आपकी प्रेमिका थी वो, उसको। छोड़ दो ना, क्या करोगे जान के। अच्छा वहाँ आपने तंत्र मंत्र किया था मुंबई में, पूछ बुलाया? कुछ नहीं किया मैंने। अच्छा कार दर्दनाक दर्दनाक तरीके से मारा है तुमने उसको, हुआ अच्छी है वो चली गई, कैसी बातें कर रहे हो कि कुछ नहीं हुआ? उसके माँ बाप ने उसको पाल पोस के बड़ा किया, आपने उसको जान से मार दिया और बोल रहे हो कि कुछ नहीं हुआ। तो पछतावा नहीं है? इस चीज का पछतावा नहीं है किसी की बच्ची को मारना? पछतावा नहीं है इस चीज का, इसकी बच्ची को मारा है इतनी हैवानियत के साथ? बेटा 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 क्यों मारा, कारण तो बता दो, मारा क्यों है? कारण तो बता दे, कारण तो बता दे। अच्छे को सबको कारण बताऊंगा अच्छे से। क्या बताएगा? टाइम आएगा। साइकोलॉजी की भाषा में इसे साइकोपैथ डिटैचमेंट कहते हैं, जहां इंसान को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं है, जिसके लिए किसी की जान लेना कोई मामूली बात हो। पर अब बात करते हैं उस मासूम की जिसके सपने इस ऑब्सेशन की भेंट चढ़ गए। 24 साल के एमबीए स्टूडेंट जो इंदौर के एक इंस्टीट्यूट में फर्स्ट ईयर में थी। वो लड़की सिर्फ एक विक्टिम नहीं थी, वो एक बेटी थी जो अपने करियर के लिए मेहनत कर रही थी। वो अपनी फैमिली से बहुत अटैच थी, इस हद तक कि मौत वाले दिन भी उसने अपनी बहन से बात की थी और बताया था कि वो एक बर्थडे पार्टी में जा रही है और 11 बजे तक घर लौट आएगी, लेकिन वो कभी लौटी ही नहीं। यहाँ एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, विक्टिम के पिता। उनका दर्द सोचिए दोस्तों, उन्होंने ही अपनी बेटी को उस दिन कलेक्ट्रेट के पास ड्रॉप किया था। उन्हें क्या पता था कि उनकी अपनी बेटी से ये आखिरी मुलाकात है। उन्होंने ही पुलिस को सबसे पहले कांटेक्ट किया जब उनकी बेटी घर नहीं लौटी। उनका ग्रीफ और पीयूष की वो ठंडी खामोशी, ये इस केस का सबसे बड़ा मोरल कॉन्ट्रास्ट है। एक तरफ एक बाप है जो अपनी बेटी के लिए तड़प रहा है और दूसरी तरफ एक कातिल है जो कहता है लीव इट। इस केस को सुलझाने में सिर्फ इंदौर पुलिस ही नहीं बल्कि एक पूरा नेटवर्क शामिल था। इंदौर के डीसीपी कृष्ण लाल चंदानी, जिनको श्री कृष्ण लाल चंदानी के नाम से भी जाना जाता है, ने इस इन्वेस्टिगेशन को लीड किया है। जब पीयूष इंदौर से भागकर महाराष्ट्र पहुंचा तो मुंबई और पनवेल पुलिस ने दिन रात एक कर दिया उसे ट्रैक करने के लिए। मीडिया एंट्रीज जैसे एनडीटीवी, इंडिया टुडे और न्यूज एक्स ने भी इस केस को ऑब्सेस्ड साइको वाली इमेज दी। इस वजह से पूरे देश का ध्यान इस पर आ गया। उन्होंने दिखाया कि कैसे एक तांत्रिक एंगल ने इस केस को और भी डार्क बना दिया था। तो दोस्तों, अभी तक हमने देखा कि कैसे एक पढ़ा लिखा लड़का एक कोल्ड ब्लडेड किलर में बदल गया। पर सवाल ये है कि उस कमरे में आखिर ऐसा हुआ क्या था? वो 11 बजे वाला मैसेज किसने भेजा था? और मौत के बाद पीयूष ने उस बॉडी के साथ जो किया, वो सुनकर तो आपकी रूह कांप जाएगी। तो क्या आप तैयार हैं उस कड़वे सच को जानने के लिए? अब आते हैं इस कहानी के उस हिस्से पर जो इतना डरावना है कि शायद आपको अपनी आंखें और कानों पर यकीन ना हो। दोस्तों, ये बात है 2024 की शुरुआत की। एक नॉर्मल सा दिन था, ट्यूसडे। वो लड़की अपने घर से ये कहकर निकली थी कि उसे अपना बर्थ सर्टिफिकेट करेक्ट करवाना है। ये बहुत ही बेसिक काम है जो सब करते हैं। उसके पिता ने उसे कलेक्ट्रेट के पास ड्रॉप किया, पर उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, या शायद उस पर कोई दबाव था। मैसेज आया था रात 8, साढ़े 8 समथिंग। उससे पहले जो बात हुई थी बिटिया की, हुई थी 4-5 बजे करीब। मैंने 5, साढ़े 5 बजे फोन लगाने की कोशिश करी थी, तब उन्होंने रिंग गई थी, तो उसके बाद उन्होंने उठाया नहीं था। शाम को उसने अपनी छोटी बहन को कॉल किया और बताया कि वो अपने क्लासमेट और बॉयफ्रेंड पीयूष सनोटिया के साथ एक बर्थडे पार्टी में जा रही है। उसने वादा किया कि मैं 11 बजे तक घर पक्का लौट आऊंगी, लेकिन 11 बजे क्या हुआ? घर वाले इंतजार कर रहे थे, पर तभी एक फोन से एक मैसेज आता है, टेल पापा शी वोंट बी रिटर्न होम। उसके तुरंत बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है।
सोचिए एक फादर पर क्या गुजरी होगी ये मैसेज पढ़कर। क्या ये मैसेज वाकई उस लड़की ने भेजी थी? पुलिस को शक है कि ये पीयूष की पहली डिजिटल मूव थी ताकि वो इन्वेस्टिगेशन को भटका सके। लेकिन पीयूष वहां नहीं रुका। उसने सिर्फ उसकी जान नहीं लेनी थी, उसकी रूह और उसकी इज्जत दोनों को मिटा देना था। उसी रात उस लड़के के फोन से कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में कुछ ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस पोस्ट किए गए। क्यों? आखिर कोई इतना गिरा हुआ कैसे हो सकता है? क्रिमिनोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन का एक स्ट्रैटेजी है। पीयूष चाहता था कि लोग उसे एक गलत लड़की समझे ताकि अगर वो गायब हो भी जाए या मारी जाए तो लोग कहें कि वो थी ही ऐसी। एक कातिल की वो घटिया सोच थी जहां वो अपने गुनाह को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा था। उसी दिन पीयूष को और उस लड़की को, उन दोनों को सीसीटीवी में जाते हुए साफ साफ देखा जा सकता है और पीयूष कंटिन्यू मैसेज कर रहा है अपने फोन से, ये साफ साफ देखा जा सकता है। ओके, सो 2 दिन बाद द्वारिकापुरी के उस इलाके में एक अजीब सी फाउल स्मेल आने लगी। जब पुलिस दरवाजा तोड़ा और जो मंजर देखा वो किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। वो लड़की वहां बेजान पड़ी थी, डिकम्पोज्ड में हालत में। उसके गले पर रस्सी के निशान थे, मींस स्ट्रैंगुलेशंस। फोरेंसिक रिपोर्ट्स ने बताया कि पीयूष ने उसे रस्सी से गला घोंट कर मारा था, पर उससे पहले उनके बीच एक भयानक झगड़ा हुआ था। एंड डू यू नो उसकी वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि पीयूष ने उसके फोन में एक डेटिंग ऐप देख ली थी। एक प्रोग्रेसिव पार्टनर के लिए वो डेटिंग ऐप एक बिट्रेयल बन गई। उसने रस्सी से उसका गला घोंटा और गुस्से में उसे एक चाकू से उसके सीने पे जोर जोर से वार किया। इतना वार किया कि वो चाकू की ब्लेड उसके सीने में ही धंस के टूट गई। और दोस्तों, इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात अब सामने आती है। मर्डर करने के बाद कोई नॉर्मल इंसान भाग जाएगा, डर जाएगा, पर पीयूष वो वहां से नहीं गया। वो उसी कमरे में रहा और बाहर गया, जो कि सीसीटीवी में साफ देखा जा सकता है कि वो अकेले बैग लेके बाहर गया था। बियर खरीदी और वापस आकर उस डेड बॉडी के साथ बैठकर शराब पीता रहा। और पुलिस ने जो एलिजेट किया है वो सुनकर आपकी इंसानियत पर से भरोसा उड़ जाएगा दोस्तों। वो चाहता था कि मौत के बाद भी वो लड़की सिर्फ उसी की रहे। जब वह इंदौर से भागकर महाराष्ट्र गया तो उसका दिमाग एक अलग ही दिशा में चलने लगा। पनवेल, जो कि नवी मुंबई में है, कि सुनसान गलियों में छुप गया। और वहां वो क्या कर रहा था? पुलिस ने जब उसका डिजिटल फुटप्रिंट चेक किया तो पता चला कि वो YouTube पर सर्च कर रहा था दैट हाउ टू समन स्पिरिट, मतलब आत्माओं को कैसे बुलाएं। वो पनवेल के एक सुनसान कोने में इंसेंस स्टिक्स मींस अगरबत्ती जलाकर तांत्रिक रिचुअल्स करने लगा। वो उस लड़की की आत्मा से बात करना चाहता था, पर क्यों? माफी मांगने के लिए या उसे वापस बुलाने के लिए? साइकोलॉजी की भाषा में इसे मैजिकल थिंकिंग कहते हैं। पीयूष को लग रहा था कि वो मेटाफिजिकल तांत्रिक से उस रिश्ते को जिंदा रख सकता है जिसे अपने हाथों से खत्म किया था। वो खुद एक लवर साबित करने की कोशिश कर रहा था, ये भूलकर कि वो एक कोल्ड ब्लडेड किलर है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई इंसान इतना डिल्यूजनल कैसे हो सकता है? उसका वो अनसेटलिंग काम, बियर पीना, वो आत्माओं को बुलाना, ये सब दिखाता है कि पीयूष के अंदर पछतावा नाम की चीज ही नहीं थी। उसने पुलिस से जो कहा वो तो इतनी ज्यादा शॉकिंग थी। उसने कहा जो होना था वो हो गया, जस्ट लीव इट। उसके चेहरे पे शिकन नहीं थी, ही वाज स्माइलिंग लाइक अ शिट। अब आते हैं इस कहानी के फाइनल चैप्टर पर, यानी वो हिस्सा जहां कानून का शिकंजा पीयूष पर इतना कसा है और हम समझाएंगे कि आखिर इतने बड़े मैनहंट को कैसे अंजाम दिया गया। दोस्तों, जब पीयूष इंदौर से भाग रहा था तो उसे लगा कि कोई मुंबई की भीड़ में वो कहीं खो जाएगा,
पर उसे शायद ये नहीं पता था कि आजकल डिजिटल फुटप्रिंट किसी भी कातिल से कहीं ज्यादा तेज चलता है। तो कैसे पकड़ा गया वो साइको लवर? मर्डर था द्वारकापुरी की अंकल गली में। इसमें जो हमारा प्राइम सस्पेक्ट था पीयूष धामनोदिया, उनको मुंबई से गिरफ्तार किया गया था और 3 दिन की पुलिस रिमांड पे वो अभी द्वारकापुरी थाने पे। आज जब उसमें विस्तृत पूछताछ की गई तो उन्हें ये बताया कि वो रिलेशनशिप में थे लगभग 1 साल से लड़की के साथ में, और जो है उसके घर वाले शादी के लिए तैयार नहीं थे, तो उसी को लेके इनका लड़की से लगातार विवाद हो रहा था। उनने अपनी पूछताछ में बताया कि उस घटना को ये अपनी रिलेशनशिप को सॉर्ट आउट करने के लिए घर गए थे और उसी के बाद इनके आपस में संबंध भी बने। संबंध बनने के बाद इनकी आपस में कुछ कहासुनी हुई और जिसके चलते उनने लड़की का गला घोट दिया था। इंदौर पुलिस ने, जिसे डीसीपी कृष्णलाल चंदानी लीड कर रहे थे, एक बहुत ही एडवांस स्ट्रैटेजी अपनाई। उन्होंने सिर्फ ट्रेडिशनल तरीका नहीं बल्कि मॉडर्न फॉरेंसिक टूल्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल हिस्ट्री की। पुलिस को पीयूष के मोबाइल और उसकी सर्च हिस्ट्री मिल गई जो किसी गोल्ड माइन से कम नहीं थी। सोचिए, एक तरफ वो इंसान मौत का खेल खेल रहा था और दूसरी तरफ वो गूगल पर सर्च कर रहा था दैट हाउ टू समन स्पिरिट्स और वे टू इन्वेड पुलिस। उसका दिमाग कितना ट्विस्टेड रहा होगा कि वो कानून से बचने का नुस्खा और तांत्रिक क्रियाएं साथ साथ ढूंढ रहा था। लेकिन असली पर्दाफाश किया सीसीटीवी फुटेज ने। द्वारकापुरी इलाके में कैमरेज में साफ दिखता है कि 10 फरवरी को पीयूष उस लड़की के साथ कमरे में गया था, पर 2-2.5 घंटे बाद वो अकेला निकला। उसके हाथ में एक बैग था और चेहरे पर कोई डर नहीं था। यही वो ठोस सबूत था जिसने उसके कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स की धज्जियां उड़ा दी। मुंबई पुलिस और पनवेल अथॉरिटीज के साथ कोऑर्डिनेट करके इंदौर पुलिस ने उसके हर हाइड आउट को ट्रैक किया। वो बार बार अपनी लोकेशन बदलता रहता था, पर डिजिटल ट्रैकिंग ने उस मुंबई के भीड़ भाड़ वाले इलाके में ढूंढ निकाला। ये क्विज दोस्तों सिर्फ एक नहीं है बल्कि हमारे लीगल सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल मोमेंट है। क्यों? क्योंकि ये उन पहले बड़े केसेस में से है जो नए लॉज यानी BNS के अंडर इन्वेस्टिगेट हो रही है। पहले के आईपीसी लॉज में शायद नेक्रोफिलिया मींस मौत के बाद और डिजिटल डिफेमेशन के लिए क्लियर प्रोविजंस नहीं थे, पर BNS ने इस दरिंदगी को टैकल करने के लिए नए सेक्शन दिए हैं। सेक्शन 103 ये तो की सजा है जो उसे स्ट्रैंगुलेशन से किया। सेक्शन 64 के लिए जो उसने मौत से पहले किया, एंड सेक्शन 72 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिक एग्रीवेशन के लिए लगाया गया है क्योंकि मौत के बाद बॉडी के साथ जो किया गया उसे हद से ज्यादा दरिंदगी थी। एंड लास्ट सेक्शन 351 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, और उस लड़की के फोन से जो ऑब्सेंस वीडियो पोस्ट किया गया उसके कैरेक्टर असैसिनेशन के लिए। कंक्लूजन, इंसान और उसकी फितरत दोस्तों, पीयूष धनोटिया के केस हमें एक बहुत बड़ी सीख सिखाता है। यह केस हमें दिखाता है कि जब ऑब्सेसिव लव में इमोशनल मैच्योरिटी नहीं है तो कितनी घातक हो सकती है। पीयूष ने उस लड़की की ऑटोनॉमी यानी उसकी मर्जी को उसका धोखा में उसका बिट्रेल मान लिया गया। आखिर क्यों कोई इतना पॉजिटिव हो जाता है कि वो मौत के बाद भी कंट्रोल करना चाहता है? उसकी वो तांत्रिक रिचुअल्स दिखाती है कि वो मौत को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। ये केस इंदौर जैसे एजुकेशनल हब के लिए एक वार्निंग है। हमें जरूरत है एक बेहतर सपोर्ट सिस्टम की जहां स्टूडेंट अपने रिलेशनशिप और मेंटल हेल्थ पर बात कर सके। पीयूष का वो अनसेटलिंग काम आज भी लोगों को डराता है क्योंकि वो दिखाता है कि कातिल हमारे बीच ही होते हैं, पढ़े लिखे और नॉर्मल दिखने वाले। तो दोस्तों, ये थी पीयूष धनोटिया की वो पूरी कहानी जिसने कानून, इंसानियत
और साइकोलॉजी की, तीनों को झकझोर कर रख दिया। इंसाफ की जंग अब भी कोर्ट में है और आप लोग के लिए एक सीख है कि लस्ट और ऑब्सेशन को कभी प्यार मत समझना। आपको क्या लगता है, क्या ऐसे केस के लिए मौत की सजा काफी है या हमें समाज की सोच बदलनी होगी? कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज के इस दर्दनाक दास्तान में बस इतना ही। अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री सुनना पसंद है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें मेरी आवाज को। हमेशा याद रखें, सावधान रहें, सुरक्षित रहिए और अपनों को अपने बेहद पास रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।